माय ब्लॉग। जैसा कि आपको पता है कि मैंने मई 25 अटेम्प्ट के लिए अपेयर किया है और अभी जस्ट मेरा मतलब कि 1 से 2 दिन हुआ है, मैं एग्ज़ाम फिनिश हुआ है। सो बेसिकली ये वीडियो है मई 25 अटेम्प्ट का जो क्वेश्चन पेपर लेवल है वो कैसा था, मेरे हिसाब से मैंने कैसा परफॉर्म किया। सो चलते हैं पेपर 1 की तरफ। पेपर 1 में जो अकाउंटेंसी का सब्जेक्ट है वो बेसिकली मॉडरेट था, एवरेज कह सके, लेकिन पेपर लेंदी था। लेंदी था पूरा पूरी, क्योंकि जैसे कि मेरा एनालिसिस था कि क्वेश्चन का कौन से एरिया से ज़्यादा कवरेज है, तो मैंने एनालिसिस किया था कि कंपनी अकाउंट जो कि प्रॉफिट एंड लॉस जो शेड्यूल 3 के साथ जो प्रॉफिट एंड लॉस आता है वो उस पोर्शन से एक क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, जिसमें कि आपको कंसोलिडेशन का क्वेश्चन आ गया था जो सही था। और फिर पेपर नंबर टू में आपको लॉ था। लॉ में मेरा बेसिकली लॉ कह सकते कि एक अनवांटेड प्लेस से, मतलब कि ऐसे पोर्शन से क्वेश्चन पूछा गया था जो कि आईसीएआई जनरली नहीं पूछता है, लेकिन ठीक था, हाँ ओके कह सकते हैं। और बेसिकली अगर अदर लॉ का बात करें तो अदर लॉ का तो आप बेसिकली सेम ही क्वेश्चन कह सकते हैं कि हर एक ईयर एक अटेम्प्ट में पीआरआई पूछता है, सेकेंड अटेम्प्ट में रेसिडेंट पूछता है, क्योंकि उस कवरेज में ज़्यादा हम लोग के सिलेबस में नहीं है सीए इंटर में। सो लॉ भी ओके था। उसके रही बात टैक्स की, इनकम टैक्स में आपको इनकम टैक्स ओके गया था। देखिए लास्ट अटेम्प्ट में जैसा आरटीपी एमटीपी सर ने जैसे करवाया था उस हिसाब से सारा उसी से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया सब था। और फिर जीएसटी तो मस्त गया था। देखिए मैंने जैसे इनकम टैक्स में अपना अप्रोच रखा था, जैसे कि पहले मैंने जीएसटी पूरा सॉल्व किया, क्योंकि जीएसटी का क्वेश्चन उतना भी हार्ड नहीं कर सकते हैं। उसके बाद फिर मैंने एमसीक्यू सॉल्व किया। उसके बाद फिर मैंने अपना इनकम टैक्स के पेपर में मेरा जो पहला क्वेश्चन था पीजीबीपी का वो थोड़ा छूट गया अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि वो हमको समझ में नहीं आ रहा था और टाइम भी कम था, क्योंकि थोड़ा टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाया था। इस कारण मेरा इनकम टैक्स का जो पीजीबीपी का पहला क्वेश्चन था वो छूट गया। सो अब रही बात जैसे कि मैं ग्रुप 2 की, ग्रुप 1 अभी यहाँ तक फिनिश हो गया, ठीक है। ग्रुप टू मेरा 9 मई से स्टार्ट होने वाला था, तो मैं आराम से 8 मई को सो के, मतलब कि रात में जल्दी सो गया था, क्योंकि मेरा एग्ज़ाम रूटीन था कि सुबह में 3 AM उठना है, देन 3 AM से अपना 12 PM तक पूरा सिलेबस को एक बार शॉर्ट थ्रू रिवाइज करना है। क्योंकि आप जैसे कि हर एक स्टूडेंट अपना एनालिसिस करता है कि हमको लास्ट डे कैसे करना है, तो वैसे ही सेम टू सेम मैंने किया हुआ था कि हाँ लास्ट कुछ आवर में हमको ये क्वेश्चन देख के जाना है। सो मैं फटाफट अपना 9 AM मतलब कि 3 AM उठ गया था। सो जैसे ही मैंने उठा तो देखा अपने ग्रुप में कि एग्ज़ाम कैंसिल हो गया। कैंसिलेशन का रीज़न क्या था, तो कैंसिलेशन का रीज़न का जो उस टाइम में इंडिया पाकिस्तान का वार का सिचुएशन चल रहा था। तो हाँ एक और बात, वार हुआ नहीं था, वार का सिचुएशन चल रहा था, क्योंकि वार डिक्लेयर करना पड़ता है। और आप लॉ के स्टूडेंट है तो आपको पता होना चाहिए कि वार डिक्लेयर करना और वार का सिचुएशन दोनों अलग अलग बात है। वार हुआ नहीं, वार डिक्लेयर मतलब कि वार का सिचुएशन आ गया था। सो ये सबको साइड करते ये एक तरीके से पॉलिटिक्स का थोड़ा मैटर है, तो उसमें इन्वॉल्व ज़्यादा नहीं होते हैं। सो उसके बाद फिर फटाक से मेरा रिशेड्यूल हुआ, पोस्टपोन हो गया, मतलब कि एग्ज़ाम तो नेक्स्ट एग्ज़ाम जो कॉस्टिंग का जो होने वाला था 9 मई को, वो शेड्यूल हो के 20 मई को हो गया। और आप कहेंगे कि 10 दिन का इनफ टाइम मिल गया कि हाँ सही से प्रिपेयर करते। भाई एक बार समझ लो, देखिए 10 दिन का टाइम मिला, वो आप जब एग्ज़ाम प्रेशर आता है ना कि हाँ आपके माइंड में एक सेट हो जाता है कि ग्रुप 1 का इस डेट को है, ग्रुप 2 का इस डेट को, तो आपका माइंड उसी तरीके से वर्क करता है। मेरा 14 मई को घर जाने का था कि हाँ मैं फटाफट एफएमएसएम का पेपर दे के आऊँगा, उसके बाद घर निकल जाऊँगा। फिर घर नहीं निकला तो थोड़ा माइंड डिस्टर्ब भी हो गया था कि हाँ इतना मेहनत कर रहे हैं, 10 दिन का इनफ टाइम हुआ। देखिए मेरे हिसाब से तो कोई फ़ायदेमंद नहीं था 10 दिन का इनफ टाइम, मतलब कि 10 दिन का पोस्टपोन हो के। बाकी हर एक स्टूडेंट का अलग अलग बात रहता है, तो मेरे हिसाब से उतना बेनिफिट नहीं रहा 10 दिन। उसके बाद फिर मैंने उस 10 दिन में अपना कुछ इधर उधर किया। उसके बाद फिर मैं जैसे 20 मई को कॉस्टिंग का पेपर था। कॉस्टिंग भी भाई साहब लेंदी था, मतलब कि समझ में नहीं आ रहा था क्या करना है, कैसे करना है, कैसे बनाना है, क्योंकि उसमें आपको देखिए क्वेश्चन पेपर में 30 मार्क्स का एमसीक्यू है, उसके डिस्क्रिप्टिव 70 मार्क्स का। लेकिन आईसीएआई का जो क्वेश्चन पैटर्न पूछने का जो पैटर्न है वो ओल्ड वाले के जैसा कि 100 मार्क्स में जिस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता था, जो क्वेश्चन 10 नंबर में पूछा जाता, आज जो क्वेश्चन
में पूछा जा रहा है। तो क्वेश्चन का लेंथ बढ़ गया है और आपको एमसीक्यू में ये नहीं पूछा जाता है कि एमसीक्यू के टाइप का क्वेश्चन, आपको फुल फ्लेज क्वेश्चन ही सॉल्व करना पड़ता है कि अगर मार्जिन का क्वेश्चन है या फिर एबीसी का क्वेश्चन है तो पूरा एबीसी का क्वेश्चन सॉल्व करिए, उसके आंसर में टिक लगाइए, ऐसा रहता है कॉस्टिंग में। सो कॉस्टिंग भी ओके टाइप करा। उसके ऑडिट का तो क्या ही करना, मतलब कि गोइंग कंसल से 1 से 2 क्वेश्चन आ गया, एनालिटिकल प्रोसीजर से भी 1 से 2 क्वेश्चन आ गया। मतलब कि ऑडिट का अभी तक का मैंने जो ऐसा देखा था कि हाँ इजी बहुत क्वेश्चन था। मतलब ये कह सकते कि मेरा देखिए, अगर हम एमसीक्यू को देख लिए तो एमसीक्यू में मुझे, जैसा मैं घर आके अपना पेपर एमसीक्यू एनालिसिस किया कि कितना मार्क्स से सही हो सकता है, तो मैंने देखा कि 20 मार्क्स 30 में से 20 मार्क्स का मेरा सही है एमसीक्यू, और 4 नंबर का डीपी कैलकुलेशन वो भी 100% सही, क्योंकि वो आरटीपी का लास्ट अटेम्प्ट का जो आरटीपी का आया था बैंक ऑडिट में, जिसमें कि डीपी कैलकुलेशन था, वो सेम क्वेश्चन दे दिया था। तो वो 100% मैं पूरा सेम टू सेम उठाते, क्योंकि हमको याद था, नंबर भी चेंज नहीं हुआ था, सेम नंबर था। तो वो उसका 4 नंबर हो गया, 24 नंबर वैसे ऑडिट का कंफर्म है मेरा। बाकी और देखते हैं और कितना आता। उसके बाद भाई साहब एफएमएसएम, अभी तक का अटेम्प्ट का जो भी जितने भी मैंने क्वेश्चन देखा है एफएमएसएम में, उस सबसे ज़्यादा टफ, और प्लस एफएम इतना लेंदी था। देखिए भाई मेरा ऑनेस्टली बताए तो एसएमए में पूरा ब्लैंक हो गया था कि क्या लिखना है, कैसे लिखना है, कुछ समझ में नहीं आया था, कौन सा अप्रोच पूछ रहा है, क्या स्ट्रेटेजी पूछा, कुछ समझ में नहीं आता। उसके बाद एफएम का बात है, एफएम में तो भाई क्या ही कहना, उसका एफएम का एमसीक्यू समझ ही नहीं है। उसका हमको तकरीबन 1 घंटा लग गया था 10 नंबर का एमसीक्यू सॉल्व करने में, क्योंकि उसका आंसर ही नहीं आ रहा था। 4 ऑप्शन दिया हुआ था, 4 ऑप्शन में से एक का भी ऑप्शन नहीं आया था जो मुझे आ रहा था। उससे रिलेटेड जो आंसर था मैंने वो टिक करके आ गया। अभी मैं आंसर भी भूल गया हूँ कि एफएम में कौन सा मैंने टिक किया है। सो बेसिकली ओवरऑल बताएं तो एग्जामिनेशन का तो मुझे डाउट है कि एफएमएसएम में भी आ सकता है या फिर नहीं आ सकता है, वो लास्ट मैटर है, वो रिजल्ट में देख लिया जाएगा। बाकी अभी आप कहेंगे कि एग्ज़ाम फिनिश हो गया तो एग्ज़ाम फिनिश होने के बाद आगे देखना, तो वैसा नहीं होता भाई। अगर हमको लग रहा है कि हाँ एफएमएसएम में रुक रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि देखिए रिजल्ट आएगा, अगर निगेटिव रिजल्ट आ गया बाय द वे तो फिर हमको अभी का जो 1 महीना है वो तो वेस्ट हो जाएगा रिजल्ट तक। तो मैं सोच रहा हूँ कि एफएमएसएम का फिर से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दूँ। और बाकी मैंने आईटीटी का अपना बैच इनरोल कर लिया है। सो बेसिकली इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। एक तरीक़ा से एग्ज़ाम मेरा कैसा गया है उससे रिलेटेड वीडियो। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। सो तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, और प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में।